बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट टाइम 3 डोमेन सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हमने बात की थी कि टोटल तमाम ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है और वो 3 डोमेन्स थी आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया। इसमें हमने डोमेन आर्किया को पहले पढ़ लिया है और अब हम डोमेन बैक्टीरिया को पढ़ने लगे हैं। प्रीवियसली आर्किया और बैक्टीरिया वाले दोनों ऑर्गेनिजम्स एक ही किंगडम में रखे गए थे। तब डोमेन सिस्टम नहीं था बल्कि किंगडम सिस्टम था और उस किंगडम सिस्टम का नाम था 5 किंगडम सिस्टम। और 5 किंगडम सिस्टम में इन ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया था। बाद में इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया। आर्किया एक अलग डोमेन बन गई और बैक्टीरिया अलग डोमेन बन गई। अब ये दोनों अलग अलग डोमेन में प्रेजेंट हैं। अब ये समझा जाता है कि आर्किया और बैक्टीरिया इन दोनों की एवोल्यूशन सेपरेटली हुई है और बैक्टीरिया ही डोमेन बैक्टीरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया हैं, जबकि आर्किया वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बैक्टीरिया से ज़्यादा रिजेंबल नहीं करते बल्कि इनकी रिजेंबलेंस यूकैरियोट्स के साथ ज़्यादा है। अब वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पर हम डोमेन बैक्टीरिया वाले ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरी दोनों डोमेन्स से, यानी आर्किया और यूकेरिया से। तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन इस हेडिंग में डोमेन बैक्टीरिया में इनके डिफरेंसेस बुक में नहीं दिए गए। वो डोमेन आर्किया में ही डिस्क्राइब कर दिए गए थे, लेकिन हम थोड़ी सी उनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं ताकि लिंक बना रहे। जो डिफरेंस था उसमें एक डिफरेंस इनकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी सेल मेम्ब्रेन में ईथर लिंकेज पाया जाता है। ये आर्किया वाले हैं और इनमें यहाँ पर आप देखें कि ईथर लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, इनकी फैटी एसिड की चेन और ग्लिसरोल इनके दरमियान ईथर लिंकेज पाया जाता है, जबकि यूकेरिया और बैक्टीरिया इनके अंदर इनकी फैटी एसिड चेन और इनके ग्लिसरोल के अंदर जो लिंकेज पाया जाता है दैट इज़ एस्टर लिंकेज। तो ठीक है, आर्किया में ईथर लिंकेज पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया और यूकेरिया इन दोनों के अंदर एस्टर लिंकेज पाया जाता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको आर्किया की सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बैक्टीरिया और यूकेरिया की मेम्ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं होती, वो और लेवल पर डिफरेंशिएट होती। सेकंड चीज़ ये कि जो आर्किया वाले हैं उनमें आप यहाँ पर देखें कि ये ब्रांचेस बनी हुई हैं। ठीक है, उनकी फैटी एसिड चेन्स जो हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, जबकि बैक्टीरिया में फैटी एसिड की चेन्स आप यहाँ पर देख लें कि ये लीनियर हैं, ये ब्रांच्ड नहीं है। बाकी के पॉइंट्स इस लेक्चर के अंदर मौजूद हैं, तो हम अब दोबारा डोमेन बैक्टीरिया पे आ जाते हैं जो बुक में डोमेन बैक्टीरिया में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इनका सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है। इनका सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि आर्किया में थी। वो भी प्रोकैरियोट हैं, उनके अंदर भी न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह प्रेजेंट नहीं हैं। इनका भी सेल स्ट्रक्चर इसी तरह से है, ये प्रोकैरियोट हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी और उसके अलावा भी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन की। तो इनकी सेल वॉल यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है? ये एक यूनिक पॉलीमर होता है दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप। ठीक है, ये एक पॉलीमर है जो कि बैक्टीरिया को इनकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी इनका स्ट्रक्चर भी इसका बना होता है और इनकी शेप भी इसकी वजह से मेंटेन होती है। तो ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है उसका फंक्शन क्या है? इनकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी और इनकी शेप को भी मेंटेन कर। अब नेक्स्ट हम जेनेटिक मटेरियल पे आ जाते हैं और अभी भी हमारा टॉपिक जो है वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया ही चल रहा है। ये मैंने हर एक के साथ साथ इसको लाजमी मेंशन किया है ताकि ये ना भूले स्टूडेंट्स को कि हम मेनली किस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो अभी भी हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब हम जेनेटिक मटीरियल को पढ़ते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है जो कि लोकेटेड होता है इन द न्यूक्लियोइड रीजन।
सिंगल क्रोमोसोम होते हैं और वो क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का बना होता है, यानी इनका क्रोमोसोम्स ओनली डीएनए का है, जबकि जो यूकेरियोट्स में क्रोमोसोम होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। यहाँ पर आप देखें तो ये इनका क्रोमोसोम है, ठीक है, और इनका जो क्रोमोसोम होता है वो जिस रीजन में प्रेजेंट है उस रीजन को न्यूक्लियॉइड रीजन कहते हैं। न्यूक्लियस में तो ये होता नहीं है, न्यूक्लियस अगर होगा तो उसके गिर्द तो मेम्ब्रेन होगी, अगर मेम्ब्रेन होगी तो हम उसको न्यूक्लियस कहेंगे। लेकिन चूंकि ये क्रोमोसोम है और वो रीजन उसी की तरह की है जिस तरह के एक न्यूक्लियस होता है, बस उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से हम इस रीजन को न्यूक्लियॉइड रीजन कहते हैं। तो सिंगल क्रोमोसोम होता है और ये न्यूक्लियॉइड रीजन में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इनमें प्लाज्मिड्स भी पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम इनको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, यानी कि क्रोमोसोम के अलावा डीएनए। क्रोमोसोम भी डीएनए का बना हुआ है ना, लेकिन जो प्लाज्मिड्स में डीएनए वो क्रोमोसोम वाला डीएनए नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये वो डीएनए है जो कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है बिटवीन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ इसको एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होने की वजह से अडेप्टेशन इंक्रीज़ होती है। ये किस तरीके से, चले हम ये देखते हैं। ये दो बैक्टीरिया हैं, इनमें से ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। ये इसका प्लाज्मिड है और ये इसका प्लाज्मिड है, दोनों के अंदर एक एक प्लाज्मिड बना दिया है। प्लाज्मिड मोर देन वन भी हो सकते हैं। तो जब इनमें रिप्रोडक्शन, इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को, रिप्रोडक्शन नहीं, जब इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना होता है तो उस वक्त पहले इनके प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट होते हैं, और इस तरीके से इनमें, इसमें भी दो प्लाज्मिड हो जाते हैं और इसमें भी दो प्लाज्मिड बन जाते हैं। अब इसके बाद ऐसा होता है कि ये अपना एक प्लाज्मिड इसको दे देता है और ये अपना एक प्लाज्मिड इसको दे देता है। अब दोनों में एक एक प्लाज्मिड इनका अपना है और एक एक प्लाज्मिड दूसरे से ट्रांसफ़र हुआ है। जब जेनेटिक मटेरियल दो बैक्टीरिया का मिक्स होता है तो नए कम्बिनेशन सामने आते हैं, इस वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? क्योंकि ज़्यादा टाइप ऑफ जीन्स बन जाते हैं, ज़्यादा कम्बिनेशंस बन जाते हैं, तो ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और जब ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स होती हैं तो अडेप्टेशन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये इस तरीके से कि जब कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़, कोई भी इनका एनिमी आता है तो वो ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से इसमें से चंद एक ऐसे होते हैं जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से सरवाइव कर जाते हैं। अगर सारे एक ही तरह के होंगे और उसी तरह को किल करने के लिए कोई डिजीज़ आ जाती है, कोई केमिकल आ जाता है, तो फिर सारी की सारी इनकी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी होने की वजह से इनमें से कोई ना कोई सरवाइव कर जाता है और इस तरीके से इनके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होने से अडेप्टेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ हम प्लाज्मिड्स का ओवरऑल रोल देख लेते हैं। एक तो ये कि ये होते क्या हैं, ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ये ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल को बिटवीन बैक्टीरिया, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके रिजल्ट में इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होती है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होने की वजह से अडेप्टेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम इनमें रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि ये सिंगल पेरेंट्स से होती है। ये चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, अगर उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। होती किस तरीके से है? अब हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो ये बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सेक्सेस यानी कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिंगल पेरेंट से ही ये रिप्रोडक्शन होती है। जहाँ भी सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होगी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और जहाँ पर टू सेक्सेस या टू टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर चूँकि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है, एक ही बैक्टीरियल सेल है,
जो कि 2 में डिवाइड हो जाता है, और ये एक ही से चूंकि ये दोनों सेल्स बने हैं, कोई और जेनेटिक कम्बिनेशन नहीं बना, तो इस वजह से ये दोनों सेल्स जो बनेंगे ये एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो इसमें एक सेल बाइनरी फिशन से डिवाइड होकर 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो दो सेल्स बनते हैं वो दोनों आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। इस वजह से इनको हम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स कहते हैं। 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। न्यूट्रिशनल मॉड, इनमें 2 तरह की न्यूट्रिशन होती है। ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि ये अपनी फूड खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ का मतलब है कि ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। अब ऑटोट्रॉफ को हम देखें तो ऑटोट्रॉफ फर्दर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक वो हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी कि जैसे प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसाइज करते हैं, सनलाइट की मदद से अपनी फूड खुद बनाते हैं, और दूसरे कीमोसिंथेटिक होते हैं जो कि सनलाइट को इस्तेमाल नहीं करते, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते, बल्कि केमिकल को यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं, लेकिन बनाते खुद हैं। इस वजह से ये दोनों कैटेगरीज यानी कि फोटोट्रॉफ भी और कीमोट्रॉफ भी ये दोनों ऑटोट्रॉफ में आ जाते हैं। दूसरी जो टाइप है उसको हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो फूड के लिए ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ओनली डीकम्पोजर्स का है, यानी कि ये मुख्तलिफ चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं और वहाँ से अपने लिए फूड लेते हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। ये अगर राउंड होंगे तो इनको कोकाई कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये वाले जो हैं ये राउंड शेप के हैं, ये वाले ये राउंड शेप के हैं, तो ये वाले कोकाई हैं। राउंड शेप वालों को हम कोकाई कहते हैं, राउंड या स्फेरिकल ये कोकाई होते हैं। दूसरे हम देखें बेसिलाई, बेसिलाई कहते हैं रॉड शेप को, रॉड शेप यानी कि इस तरह के। यहाँ पर आपको ये वाले रॉड शेप नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिलाई हैं। थर्ड वन स्पाइरिला है। स्पाइरिला स्पाइरल शेप्ड यानी कि स्प्रिंग की तरह के होते हैं। तो यहाँ पर आप ये वाले देख लें तो ये स्पाइरल शेप के हैं, स्प्रिंग की तरह के नज़र आ रहे हैं। विब्रियोज हैं। विब्रियोज कॉमा शेप होते हैं। कॉमा क्या चीज़ होती है, लिखते वक्त जो हम कॉमा इस तरीके से लगाते हैं ये इस शेप के होते हैं, इस तरह से कॉमा की शेप के। और यहाँ पर आप देखें कि ये वाले जो हैं ये विब्रियो यानी कि कॉमा की शेप के हैं। तो इसमें 4 टाइप्स हो गई। एक इसमें कोकाई हैं, दूसरे इसमें बेसिलाई जो कि रॉड शेप हैं, थर्ड इसमें स्पाइरल जो कि स्प्रिंग की तरह के हैं, और फोर्थ इसमें कॉमा शेप्ड जो कि इस तरह से कॉमा की शेप के होते हैं। हमारा मेन टॉपिक जिसके अंडर हम ये पढ़ रहे हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया ही चल रहा है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया में नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनके फ्लैजेला हैं। इनके अंदर विप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम फ्लैजेला कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखें तो ये वाला इसका फ्लैजेला है। ये फ्लैजेला इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये एक चप्पू की तरह से काम करते हैं। जैसे बॉट में जब चप्पू चलाते हैं तो वाटर पीछे को मूव करता है और बॉट आगे को चली जाती है, बिल्कुल इसी तरह से ये फ्लैजेलम चप्पू की तरह से, विप की तरह से वर्क करते हुए बैक्टीरिया को आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इनमें पिल्ली एंड फिमरी पाए जाते हैं। पिल्ली और फिमरी क्या होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये एक दूसरे से डिफरेंट वर्क करती हैं। इसमें से जो फिमरी होते हैं ये अटैचमेंट के लिए, अगर किसी सरफेस पर इन्होंने अटैच होना है, जैसे इंटेस्टाइन के साथ अटैच होना है, किसी और चीज़ के साथ अटैच होना है, तो वो फिमरी की मदद से अटैच होते हैं। और अगर इन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है, जैसे हमने पीछे बात की थी कि सर्कुलर डीएनए ये एक्सचेंज करते हैं, तो उस दौरान ये एक दूसरे के साथ 2 बैक्टीरिया अटैच होते हैं, तो ये पिल्ली की मदद से अटैच होते हैं। ये इस तरह से आप यहाँ पर देखें कि ये 2 बैक्टीरिया के पिल्ली एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, और इन पिल्ली की मदद से ये दरमियान में एक ट्यूब बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है, और यहाँ से ये बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं, और ये जो इनके दरमियान रास्ता बन गया है, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किस चीज़ से बनी है, ये इनमें पिल्ली से बनी। तो इनमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया ये इनके पिल्ली की मदद से होता है, जबकि इनमें जो अटैचमेंट होती है किसी सरफेस के साथ वो इनके फिमरी की मदद से होती है।
बैक्टीरिया में हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन एक्चुअली जो रेस्पिरेशन होती है बैक्टीरिया में, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो तरह हैं, यानी कि ये ओनली ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं जो कि ओनली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए होती है, ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, ये सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन इनको मिलेगी तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। थर्ड कैटेगरी फैकल्टेटिव एनएरोब की है, यानी अगर इनको ऑक्सीजन मिले तो उस वक़्त ये ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, और अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये एनएरोबिक बन जाएंगे, यानी कि ये फैकल्टेटिव हैं। ये दोनों कंडीशंस में रह सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये एनएरोबिक बन जाएंगे। फोर्थ वन इनमें माइक्रो एरोफाइल्स हैं। ये वो हैं जो कि लिटल अमाउंट में, बहुत लिटल अमाउंट में इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। और फिफ्थ वन जो हैं वो एरो टॉलरेंट एनएरोब हैं, यानी कि ये हैं तो एनएरोब ऑक्सीजन इन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी होती, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इनके एनवायरनमेंट में तो ये उसको टॉलरेट कर लेते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं, यूज़ नहीं करते, लेकिन उसकी प्रेजेंस इनको इफ़ेक्ट नहीं करती। जब हमने ऑब्लिगेट में बात की थी ना, ऑब्लिगेट एनएरोब्स, तो वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को बियर भी नहीं करते, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। अगर ऑक्सीजन होती है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन एरो टॉलरेंट जो एनएरोब हैं वो ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर लेते हैं, यूज़ नहीं करते, रहते वो एनएरोब ही हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो उनकी अफेक्ट नहीं करती, बल्कि वो सर्वाइव कर जाते हैं उसकी प्रेजेंस में भी। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट एरोब्स जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब्स जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी दोनों तरीके से रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ भी कर सकते हैं, और ऑक्सीजन ना अवेलेबल हो तो एनएरोब्स बन जाते हैं। माइक्रो एरोफिलिक जो कि बहुत लिटल अमाउंट में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और एरो टॉलरेंट जो कि हैं तो एनएरोब्स, लेकिन अगर ऑक्सीजन उनके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है तो वो ऑक्सीजन उनको प्रॉब्लम काज नहीं करती। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स वो हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, बल्कि रहते ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, उसको थ्राइव करते हैं, तलाश करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। और एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। ऐसे जो बैक्टीरिया हैं उनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया। हाई सेलिनिटी, बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट, हेलोफाइल्स भी इनको कहते हैं। हेलो का मतलब ही सॉल्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट को लविंग करने वाले, सॉल्ट लविंग जो होते हैं। और इसके अलावा लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन। ये ऐसे हैं जो कि एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, और ये तीनों कंडीशन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट और लो पीएच, आमतौर पर ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस को पसंद करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस उनकी पसंदीदा कंडीशन होती है। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब ये है एक्सट्रीम कंडीशन को पसंद करने वाले। बैक्टीरिया में पैथोजेनिसिटी भी पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं, कुछ एनिमल्स में डिजीज़ काज करते हैं, और कुछ प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं। पैथोजेनिसिटी का मतलब ही डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है। तो बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज़ काजिंग है, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया भी हैं। वो बैक्टीरिया जो योगर्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो बैक्टीरिया जो हमारी गट में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन सारे बैक्टीरिया यूज़फुल भी नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज़ काज करते हैं, और ह्यूमंस में भी डिजीज़ काज करते हैं। ये कैसे डिजीज़ काज करते हैं? ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि विरुलेंट होते हैं, नुकसानदेह होती हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिजीज़ या कोई ना कोई प्रॉब्लम काज कर देते हैं। दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशन को कहते हैं। दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो डिफरेंट स्पीशीज़ के होंगे तो उनके दरमियान जो रिलेशन होगा उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस
जो बैक्टीरिया में पाई जाती है वो दो तरह की हो सकती है। एक म्यूचुअलिज्म है जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा, यानी बैक्टीरिया को भी फ़ायदा होगा और जो बैक्टीरिया के साथ दूसरा होगा उसको भी फ़ायदा होगा। और दूसरी कोमेंसलिज्म है जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है और ना ही उसको नुकसान होता है। द अदर इज़ नॉट हार्म्ड। तो इसमें एक को फ़ायदा, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। अब ये दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हो सकता है बैक्टीरिया को फ़ायदा हो, दूसरा नॉट हार्म्ड, या दूसरे को फ़ायदा हो और बैक्टीरिया नॉट हार्म्ड। दोनों तरह के रिलेशन हो सकता है। अच्छा, अरेंजमेंट जो है वो 8th नंबर पर प्रेजेंट है चैप्टर में, लेकिन वहाँ पर मैं बताना इसको भूल गई, तो ये रह गया। अब हम इसको एंड पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल्स इनमें पाए जाते हैं उनमें अरेंजमेंट कैसी होती है। यहाँ पर हमने बात की थी ना कि ये 4 तरह के सेल्स होते हैं। कोकाई हो सकते हैं, बेसिलाई हो सकते हैं, स्पाइरिला हो सकते हैं और विब्रियोज हो सकते हैं। ये तो सेल टाइप है। फिर ये सेल्स अरेंज किस तरीके से होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, चेन में होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अगर ये सिंगल होंगे इस तरीके से तो ये भी पॉसिबल है। पेयर्स की शक्ल में भी इस तरीके से भी हो सकते हैं, चेन की शक्ल में भी हो सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत सारे अगर एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो ये चेन होगी। ये क्लस्टर्स की शक्ल में भी हो सकते, क्लस्टर्स की शक्ल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको हम स्टेफिलोकोकाई कहते हैं। जैसे ये है, ये क्लस्टर की शक्ल है। और कुछ अदर अरेंजमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक हैं, यानी एक ख़ास स्पीशीज़ में पाई जाती हैं, जनरल नहीं है उनके अरेंजमेंट। अगर सिंगल होंगे तो फिर तो उनका कोई ख़ास नहीं नेम। अगर पेयर की शक्ल में होंगे तो डाई कलर्स इस्तेमाल होगा। और अगर वो पेयर कोकाई का पेयर होगा तो वो डिप्लो कोकाई कहलाएंगे। अगर बेसिलाई का पेयर होगा तो डिप्लो बेसिलाई कहलाएंगे। इसी तरह से अगर चेन होगी तो हम उसको स्ट्रेप्टो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चेन कोकाई की चेन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है, ये कोकाई की चेन है, अगर इस तरह की चेन होगी तो उसको हम स्ट्रेप्टो कोकाई कहेंगे। अगर वो चेन किसी और की होगी तो उसका नाम स्ट्रेप्टो और आगे उस टाइप का नाम आ जाएगा। अगर ये क्लस्टर्स की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में होंगे तो इसके नाम के साथ स्टेफिलो आएगा। अब वो स्टेफिलो अगर वो क्लस्टर कोकाई की शेप वाला क्लस्टर है जैसे कि यहाँ पर है तो फिर उसका नाम स्टेफिलो कोकाई आएगा। लेकिन अगर वो गुच्छा, वो क्लस्टर किसी और शेप का है तो फिर स्टेफिलो के आगे उस शेप का नाम आ जाएगा। और कुछ जो हैं वो अदर स्पीशीज स्पेसिफिक हैं शेप्स, जो कि हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इनमें रेस्पिरेशन दो तरह की हो सकती है। ये एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। एरोबिक वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं और एनएरोब्स वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं। ऑक्सीजन इनको रेस्पिरेशन के लिए नहीं चाहिए होती है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं। एक वो हैं जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, यानी कि ये ओनली ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। फिर ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं जो कि ओनली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए होती है, ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए, ये सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन इनको मिलेगी तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। थर्ड कैटेगरी फैकल्टेटिव एनएरोब की है, यानी अगर इनको ऑक्सीजन मिले तो उस वक़्त ये ऑक्सीजन की को यूज़ कर लेंगे और अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये एनएरोबिक बन जाएंगे, यानी कि ये फैकल्टेटिव हैं। ये दोनों कंडीशंस में रह सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये एनएरोबिक बन जाएंगे। फोर्थ वन इनमें माइक्रो एरोफाइल्स हैं। ये वो हैं जो कि लिटल अमाउंट में, बहुत लिटल अमाउंट में इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। और फिफ्थ वन जो हैं वो एरो टॉलरेंट एनएरोब हैं, यानी कि ये हैं तो एनएरोब ऑक्सीजन इन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी होती, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इनके एनवायरनमेंट में तो ये उसको टॉलरेट कर लेते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं, यूज़ नहीं करते, लेकिन उसकी प्रेजेंस इनको इफ़ेक्ट नहीं करती। जब हमने ऑब्लिगेट में बात की थी ना, ऑब्लिगेट एनएरोब्स, तो वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को बियर भी नहीं करते, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। अगर ऑक्सीजन होती है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन एरो टॉलरेंट जो एनएरोब हैं वो ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर लेते हैं, यूज़ नहीं करते, रहते वो एनएरोब ही हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो उनकी अफेक्ट नहीं करती, बल्कि वो सर्वाइव कर जाते हैं उसकी प्रेजेंस में भी। तो यहाँ पर ऑब्लिगेट एरोब्स जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोब जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब्स जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी
और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी, दोनों तरीके से रेस्पायर करते हैं। ऑक्सीजन को यूज़ भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन ना अवेलेबल हो तो एनारोब्स बन जाते हैं। माइक्रो एरोफिलिक जो कि बहुत लिटल अमाउंट में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और एरो टॉलरेंट जो कि हैं तो एनारोब्स, लेकिन अगर ऑक्सीजन उनके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है तो वो ऑक्सीजन उनको प्रॉब्लम काज नहीं करती। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स एक्सट्रीमोफाइल्स वो हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, बल्कि रहते ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, उसको थ्राइव करते हैं, तलाश करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में। और एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। ऐसे जो बैक्टीरिया हैं उनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया। हाई सेलिनिटी, बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट, हेलोफाइल्स भी इनको कहते हैं। हेलो का मतलब ही सॉल्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट को लविंग करने वाले सॉल्ट लविंग जो होते हैं। और इसके अलावा लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन। ये ऐसे हैं जो कि एसिडिक कंडीशन में रहते हैं। और ये तीनों कंडीशन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट और लो पीएच, आमतौर पर ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन ये बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस को पसंद करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस उनकी पसंदीदा कंडीशन होती है। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब ये है एक्सट्रीम कंडीशन को पसंद करने वाले। बैक्टीरिया में पैथोजेनिसिटी भी पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करते हैं, कुछ एनिमल्स में डिजीज़ काज करते हैं और कुछ प्लांट्स में डिजीज़ काज करते हैं। पैथोजेनिसिटी का मतलब ही डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है। तो बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज़ काजिंग है, सारे बैक्टीरिया नहीं। कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया भी हैं। वो बैक्टीरिया जो योगर्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो बैक्टीरिया जो हमारी गट में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन सारे बैक्टीरिया यूज़फुल भी नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं। प्लांट्स में भी डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल्स में भी डिजीज़ काज करते हैं और ह्यूमंस में भी डिजीज़ काज करते हैं। ये कैसे डिजीज़ काज करते हैं? ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि विरुलेंट होते हैं, नुकसानदेह होती हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिजीज़ या कोई ना कोई प्रॉब्लम काज कर देते हैं। इनमें सिम्बायोसिस भी पाई जाती है। सिम्बायोसिस बैक्टीरिया का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो रिलेशनशिप होगा उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। ना सिर्फ बैक्टीरिया का बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो डिफरेंट स्पीशीज़ में जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस क्या चीज़ है? दो डिफरेंट स्पीशीज़ का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, यानी बैक्टीरिया और किसी और चीज़ का आपस में जो रिलेशनशिप होगा वो सिम्बायोसिस होगा। सिम्बायोसिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से यहाँ पर दो तरह का जिक्र किया गया है। एक म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि बोथ बेनिफिट, बैक्टीरिया को भी बेनिफिट होता है और जिसके साथ इनका रिलेशन होता है उनको भी बेनिफिट मिलता है। दूसरी इसमें टाइप पाई जाती है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म में एक को तो बेनिफिट होता है, चाहे बैक्टीरिया को बेनिफिट हो या और दूसरे को बेनिफिट हो, और दूसरा जो भी मेंबर होगा उसको नुकसान होता है। अब ये कोमेंसलिज्म दो तरह की हो सकती है। एक वो जिसमें दूसरे को फ़ायदा हो, बैक्टीरिया का नुकसान हो, और एक वो जिसमें बैक्टीरिया को फ़ायदा हो और दूसरा को नुकसान ना हो। सिम्बायोसिस दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशन को कहते हैं। दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो डिफरेंट स्पीशीज़ के होंगे तो उनके दरमियान जो रिलेशन होगा उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस जो बैक्टीरिया में पाई जाती है वो दो तरह की हो सकती है। एक म्यूचुअलिज्म है जिसमें दोनों को फ़ायदा होगा, यानी बैक्टीरिया को भी फ़ायदा होगा और जो बैक्टीरिया के साथ दूसरा होगा उसको भी फ़ायदा होगा। और दूसरी कोमेंसलिज्म है जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है और ना ही उसको नुकसान होता है। द अदर इज़ नॉट हार्म्ड। तो इसमें एक को फ़ायदा, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। अब ये दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हो सकता है बैक्टीरिया को फ़ायदा हो, दूसरा नॉट हार्म्ड, या दूसरे को फ़ायदा हो और बैक्टीरिया नॉट हार्म्ड। दोनों तरह के रिलेशन हो सकता है। अच्छा, अरेंजमेंट जो है वो 8th नंबर पर प्रेजेंट है चैप्टर में, लेकिन वहाँ पर मैं बताना इसको भूल गई, तो ये रह गया। अब हम इसको एंड पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल्स इनमें पाए जाते हैं उनमें अरेंजमेंट कैसी होती है। यहाँ पर हमने बात की थी ना कि ये
चार तरह के सेल्स होते हैं, कोकाई हो सकते हैं, बेसिलाई हो सकते हैं, स्पाइरिला हो सकते हैं और विब्रियोज हो सकते हैं। ये तो सेल टाइप है। फिर ये सेल्स अरेंज किस तरीके से होते हैं, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, चेन में होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अगर ये सिंगल सिंगल होंगे इस तरीके से तो ये भी पॉसिबल है। पेयर्स की शक्ल में भी इस तरीके से भी हो सकते हैं, चेन की शक्ल में भी हो सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत सारे अगर एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो ये चेन होगी। ये क्लस्टर्स की शक्ल में भी हो सकते क्लस्टर्स की शक्ल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको हम स्टेफिलोकोकाई कहते हैं। जैसे ये है, ये क्लस्टर की शक्ल है। और कुछ अदर अरेंजमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक हैं, यानी एक ख़ास स्पीशीज़ में पाई जाती हैं, जनरल नहीं है उनके अरेंजमेंट। अगर सिंगल होंगे तो फिर तो उनका कोई ख़ास नहीं नेम। अगर पेयर की शक्ल में होंगे तो डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और अगर वो पेयर कोकाई का पेयर होगा तो वो डिप्लोकोकाई कहलाएंगे। अगर बेसिलाई का पेयर होगा तो डिप्लो बेसिलाई कहलाएंगे। इसी तरह से अगर चेन होगी तो हम उसको स्ट्रेप्टो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चेन कोकाई की चेन है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है, ये कोकाई की चेन है, अगर इस तरह की चेन होगी तो उसको हम स्ट्रेप्टो कोकाई कहेंगे। अगर वो चेन किसी और की होगी तो उसका नाम स्ट्रेप्टो और आगे उस टाइप का नाम आ जाएगा। अगर ये क्लस्टर्स की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में होंगे तो इसके नाम के साथ स्टेफिलो आएगा। अब वो स्टेफिलो अगर वो क्लस्टर कोकाई की शेप वाला क्लस्टर है, जैसे कि यहाँ पर है, तो फिर उसका नाम स्टेफिलो कोकाई आएगा। लेकिन अगर वो गुच्छा, वो क्लस्टर किसी और शेप का है तो फिर उस स्टेफिलो के आगे उस शेप का नाम आ जाएगा। और कुछ जो हैं वो अदर स्पीशीज़ स्पेसिफिक हैं शेप्स, जो कि ख़ास स्पीशीज़ में होती हैं, हर एक में नहीं। अब हम मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। जो मेजर ग्रुप्स बैक्टीरिया के हैं उसमें सबसे पहला ग्रुप है प्रोटोबैक्टीरिया। प्रोटोबैक्टीरिया के अंदर इकोलाई, राइजोबियम, हेलियोबैक्टर पाइलोरी ये पाए जाते हैं। इसमें से जो इकोलाई है ये हमारी इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं और ये काफ़ी कॉमन है। बहुत सारी रिसर्च में ये वाले बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। जो सेकंड ग्रुप है इसको हम फिर्मिक्यूट्स कहते हैं। इसमें बेसिलस सबटाइलियस, लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम पाया जाता है। ये ग्रुप भी एक कॉमन ग्रुप है, इस वजह से इसको मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया में पढ़ रहे हैं। इसमें से जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ये बोटुलिज्म एक डिजीज़ जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ है, ये काज करते हैं। थर्ड ग्रुप इसमें एक्टिनोबैक्टीरिया का है। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस, मायोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस ये पाए जाते हैं। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी काज करते हैं, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ जो कि हमारे एशिया में बहुत कॉमन है, वो इन बैक्टीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट सियानोबैक्टीरिया हैं। सियानोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं और बहुत सारी फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन इनसे स्टार्ट होती हैं। इसकी एग्जांपल एनाबीना और स्पाइरोलिना है। नेक्स्ट जो मेंबर है वो स्पाइरोकीट्स हैं। जो मेजर ग्रुप है नेक्स्ट वो स्पाइरोकीट्स हैं और इसकी एग्जांपल ट्रिपोनीमा पैलिडम है। इसके अलावा एक और मेजर ग्रुप एसिडोबैक्टीरिया है जिसके मेंबर का नाम एसिडोबैक्टीरियम है। और इसके अलावा एक और मेजर ग्रुप और लास्ट वन जो मेजर ग्रुप है उसका नाम एक्वाइसिफिसी है और एक्वाइसिफिसी के मेंबर का नाम एक्वाइफेक्स पाइलोफाइलस है। तो ये मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया थे जिनके नाम ही आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखनी और जस्ट ये काफ़ी दफ़ा करने से नाम आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू लेक्चर यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जिस पॉइंट की समझ ना आए लेक्चर को दोबारा से उस जगह से सुने तो इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आ जाएगा।